हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सिविलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ। आज के दिन तो 8 सवा 8% की अच्छी तेज़ी देखने को आप मिल चुकी है। आज की तेज़ी मतलब अगर देखा गया तो वापस उनका जो पुराना हाई था 360.95 उसके करीब हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छे रिटर्न से ऑलमोस्ट नियर बाय डबल का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। तेज़ी के पीछे दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। सबसे पहले फिच ने इनके जो रेटिंग्स है वो यहाँ पे रिवाइज कर दिया, आउटलुक भी पॉजिटिव यहाँ पे कर दिया है और रिवाइज करके रेटिंग क्या किया है BB+। डेफिनेटली जब भी इस प्रकार के पॉजिटिव रेटिंग्स किए जाते हैं तो कंपनी के लिए यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल जाता है। कहानी यही तक नहीं रुकी, फिच के साथ साथ जेफरीज की भी बात करें तो उन्होंने भी इनका जो टारगेट है वो 375 तक यहाँ पे बढ़ा दिया एंड इसी चीज़ के चलते इस स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें, इंफ्रा सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, खास करके पोर्ट सेगमेंट में इनका अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि कार्गो हैंडलिंग है, स्टोरेज सॉल्यूशंस की बात करें, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज की बात करें, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पोर्ट सेगमेंट में तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे तो भाई बहुत बड़ा प्लेयर देखने को मिलेगा, अदानी पोर्ट, बट उसके नीचे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हम लोग को फिलहाल तो वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें, अभी अभी लिस्ट हुआ है तो इसीलिए आप देख सकते हो 85% प्रमोटर के पास है। मतलब आज नहीं तो कल तो ओएफएस को कभी तो लेके आएंगे, बट बचा कितना है 15%। वहाँ पे भी हम कह सकते हैं 6% के आसपास, रफली 5.5% पब्लिक है। बाकी यहाँ पे 4 और 2 6 6.5% के आसपास इंस्टीट्यूशंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अदर सेगमेंट में भी 1.5% के आसपास की होल्डिंग नजर आ रही है। नो डाउट तो यहाँ पे आज नहीं तो कल प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, 10% अपना हिस्सा 3 साल के भीतर भीतर तो बेचना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग को बाकी डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। केपीआईटी टेक एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे दिया है, मल्टीपल गिरावट के साथ परफॉर्मेंस दिखाया। मतलब रिटर्न्स तो सबको नजर आ जाते हैं भाई, चमचमाते रिटर्न 1600%, बट ये ऐसे मक्खन की तरह नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए काफ़ी आपको रगड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके पहले भी स्टॉक यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था लगभग 65% के आसपास क्रैश होते हुए देखने को मिला था। ठीक है, देन उसी के साथ मतलब कोविड में तो 40 रुपये तक आया था, देन उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी दिखा दी। तेज़ी के बाद आपको पता है फोमो वाले तो आ ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने खरीदने के बाद वापस स्टॉक में लगभग 40% के आसपास का हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिला था। ये रफली अगर आपके सामने अगर रख दूँ तो 34% तो आपको ऐसे नजर आ रहे, प्रॉपरली कैलकुलेट करना 40% भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। अगेन फोमो वाले ऑब्वियसली ऐसे माहौल में स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनको बिजनेस से कोई लेना देना होता नहीं है। इसी मकसद के हिसाब से वो खरीदते हैं कि अभी यहाँ पे इतना भागा है ना तो और भागेगा करके। तो मार्केट बहुत स्मार्ट है भाई, वो इतना ईजिली इस प्रकार के लॉजिक लगाने वालों को पैसा बना के नहीं देता है, वो बिजनेस देखने वालों को ही पैसा बनाकर देता है। फिर अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट आया, 30-40% स्टॉक यहाँ पे गिर गया। फिर उसके बाद आपको पता है लोग निकल जाते हैं एंड उसके बाद वापस अच्छी तेजी देखने को मिल गई। नो डाउट इसके पीछे काफ़ी सारे बिजनेस रीजंस थे, अच्छे रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहे थे। बीच बीच में रिपोर्टिंग भी आई थी कि कंपनी का स्टॉक गिरेगा गिरेगा करके। ठीक है, बट अभी तक ऐसा कुछ होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। हालांकि अगर देखा कि केपीआईटी टेक से रिलेटेड एक और रिपोर्ट आते हुए देखने को मिल चुकी है एचएसबीसी की ओर से। इस ब्रोकर ने इनको यहाँ पे क्या कर दिया है, हम कह सकते हैं दोस्तों कि रिस्क टू ग्रोथ के हिसाब से इसको डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया। अभी डाउनग्रेड कर दिया मतलब अगर हम लोग बात करें तो टारगेट कितना दिया है, तो टारगेट तो उन्होंने 2000 का दिया। अभी काफ़ी लोग शॉक हो सकते हैं भाई, स्टॉक का प्राइस तो अभी तक अगर देखा गया 2000 को कभी टच नहीं किया, 1928 इसका टॉप लेवल है। डाउनग्रेड कैसे किया, तो डाउनग्रेड का अगर पीछे का रीज़न की अगर बात करें तो पहले उन्होंने यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि जो टारगेट यहाँ पे दिया था, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया था, 2160 दिया था, वो उन्होंने कम करके बोल दिया कि ये 2000 तक का टारगेट ठीक रहेगा करके। तो इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया। एंड उसी के साथ साथ जो पहले उन्होंने रेटिंग दी थी कि बाय करके चलो, अभी उन्होंने कहा कि और बाय मत करो, जितना है होल्ड करके ही चलो, 2160 नहीं 2000 तक का परफॉर्मेंस यहाँ पे ठीक रहेगा करके। तो मतलब पोटेंशियल अपसाइड की बात करें 8.5% का अपसाइड उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, बट अर्लियर वे से थोड़ा कम नजर यहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से डाउनग्रेड उन्होंने करके रखा हुआ है। बाकी की रिपोर्ट तो अलग ही लेवल की बता रही है, कोई कह रहा है 40% गिरेगा, कोई कह रहा है 60% गिरेगा, बट अभी तक ऐसा कुछ होते हुए देखने को नहीं मिला है। देन प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, ऑलमोस्ट 40% प्रमोटर के पास है। इंस्टीट्यूशंस की बात करें वो भी हेल्दी होल्डिंग है, और 20% पब्लिक के पास भी केपीआईटी टेक के साथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आरवीएनएल की बात करेंगे, आज के दिन मार्केट चल रहा था, सडनली एक खबर आ गया एंड स्टॉक रॉकेट बन गया, फिर उसके बाद वापस थोड़ा नीचे आ गया। तो खबर क्या थी, इनको ऑर्डर मिल गया भाई, 111 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है साउथर्न रेलवे की ओर से, तो इसलिए तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। वो एक जमाना था जहाँ पे आरवीएनएल को 100 करोड़ का ऑर्डर मिलता था तो वो रॉकेट बनता था, अभी वो जमाना
धीमे धीमे कम होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा गया तो इनके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स है। मतलब हम कह सकते हैं इनके पास लगातार इस प्रकार के ऑर्डर्स आने चाहिए, 500 600 करोड़ के ऑर्डर आएंगे, तब जाके हम कह सकते हैं वो बड़ी तेजी हम लोग को देखने को मिल जाएगी, वरना ऐसे ही छोटी तेजी देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, TTML। एज यूजुअल जब भी स्टॉक भागता है सवाल तो पूछे जाते ही है, तो कितना भागा है आज के दिन? 9% भागा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नजर आता है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं। इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक मतलब कंपनी के नंबर देखिए, कंपनी का प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट का पी भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही नजर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इवन दो टाटा ग्रुप की कंपनी है, बट बहुत बड़ी मिस्टेक इनसे हो चुकी है कि बहुत भारी कर्जा इन्होंने लिया है। इस चीज के चलते आप देख सकते हो इनको हमेशा इंटरेस्ट इनकम इतना चुकाना पड़ता है जितना कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमाती भी नहीं है। तो कमाई तो होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कामकाजी मुनाफा तो कर लेते हैं, बट वो पूरा का पूरा कमाया हुआ पैसा चला जाता है इंटरेस्ट पे करने में। आप देख सकते हैं क्या भारी इंटरेस्ट लगाया हुआ है इनके ऊपर। इस चीज के चलते लगातार कंपनी का अर्निंग नेगेटिविटी में देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। तो याद रखना इस प्रकार की जो कंपनीज होती है हमेशा बुल रन में ही चलती है, काफी सारे बकरे मिल जाते हैं जो बिगनर्स होते हैं। एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। इसके पहले भी आप जो बुल रन देखने को मिला था कोविड के वक्त, तो आप देख सकते हैं कितने रॉकेट तक इसको ऊपर लेकर चले गए थे, एंड उसके बाद रॉकेट देखिए कैसे ढल गया करके, ठीक है। तो इन कंपनीज में जैसे मैंने कहा कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है, लक का भी सहारा आपका चलना चाहिए, ठीक है। लक चल गया, ठीक है, अच्छा कमा लोगे, बट जैसे कहा है ये कितनी बार करोगे? एक दो बार करोगे, एक बार फंस गए तो फंस गए, ठीक है। ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। अगर आपका टाइमिंग सही गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा कि थोड़ा भी 19-20 अगर कुछ हो गया, सोच कर देखना जहाँ पे इन्होंने खरीद के रखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्टॉक नीचे गिरा मतलब वो कम बैक नहीं कर पाता है, बट जिस कंपनी के फंडामेंटल्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं, इतना बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है, तो इंस्टीट्यूशंस फिर पार्टिसिपेट ही नहीं करते। और आपको याद है इंस्टीट्यूशंस का आना ही स्टॉक का प्राइस को ऊपर लेके जाता है, बड़े प्लेयर्स का आना ही स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि वो बल्क में बाय करते हैं और अच्छे प्राइस पे बाय करते हैं, तो प्राइस डिस्कवरी हो जाती है। आप और हम कितना खरीदेंगे भाई? एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, 100 200 कितना भी खरीदो, बट वो प्राइस डिस्कवरी कभी नहीं कर लेता है। प्राइस का जो पावर होता है वो बड़े प्लेयर्स की ओर ही यहाँ पे रहता है, और जब बड़े प्लेयर्स नहीं आते, इसलिए तो पेनी स्टॉक हम लोगों ने देखे हैं कि ऊपर जाते हैं बट वो टिक नहीं पाते और नीचे आने के बाद वापस कम बैक नहीं कर पाते, क्योंकि बड़े प्लेयर्स वहाँ पे रहते नहीं है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए, और ये बार बार चलता रहता है। बुल रन में इस प्रकार की चीजें निरंतर चलती रहती है। फॉर्मूला याद रखना, B = B। जिसको इसका बिजनेस ही समझ में आ गया भाई, वो बोलेगा, दूर से ही बोलेगा नमस्ते, ठीक है। अच्छे कंपनी के बिजनेस में चले जाओ, ठीक है। आराम से स्लो स्टेडी रिटर्न्स भी आ गए तो भी अच्छी बात रहती है, बट अगर ऐसे उठ पटांग वाले किसी भी कंपनी में चले जाओगे, ठीक है, एंड अगर आपका टाइमिंग अगर गलत हो गया तो बुरी तरीके से लंबी अवधि तक वहाँ पे फंस सकते हैं। आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर रहेंगे एंड बाकी ज़्यादा पब्लिक ही आपको देखने को मिलता रहता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे JFS से रिलेटेड एक अपडेट सामने यहाँ पे आ गया। ड्यूरिंग द मार्केट ही जैसी खबर आ गई, थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिली थी। छोटे मोटे खबरें यहाँ पे चलती रहती है, बट आप देख सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जियो पेमेंट बैंक में, एंड इसी चीज़ के चलते तेजी देखने को मिली है। लगभग 68 करोड़ इन्होंने जियो पेमेंट बैंक में यहाँ पे निवेश यहाँ पे किया है, एंड स्टेक को पहुंचा दिया है 82.17% तक। तो इसीलिए वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे बनना चाह रहे थे, इसी के अंडर वो यहाँ पे लगातार निवेश करते रहे करके, ठीक है। अभी आने वाले समय में आपको पता है 30 अगस्त इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, देखना पड़ेगा AGM में क्या अनाउंसमेंट होता है। एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी सारे है, तो चेक कर लेंगे कि क्या होता है करके। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हिंडनबर्ग, यस हिंडनबर्ग की वापसी होते हुए देखने को मिल चुकी है। हिंडनबर्ग ने एक और नई रिपोर्ट यहाँ पे निकाल ली। अभी हिंडनबर्ग की बात करते तो काफ़ी लोग सिर्फ उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, अरे अदानी, अरे सेबी से रिलेटेड कुछ होगा। अरे ऐसी बात नहीं है। हिंडनबर्ग इसके पहले भी विदेश में काफ़ी सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाल चुका है, और सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स उन्होंने अपने ही कंट्री के खिलाफ जो कंपनीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है उन्हीं के ऊपर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाले हैं। सो इस वक्त की भी अगर हम लोग बात करें, हिंडनबर्ग रिसर्च की बात करें, तो उन्होंने एक और कंपनी के ऊपर रिपोर्ट निकाली है जो कि है सुपर माइक्रो करके, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने पूरी रिपोर्ट यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। 27 अगस्त आज ही की तारीख है। सो क्या बोला है उन्होंने, तो फ्रेश एविडेंस ऑफ अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड धोखाधड़ी ये कंपनी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपरली यहाँ पे है नहीं, काफ़ी सारा फ्रॉड यहाँ पे चल रहा है। ये पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, आप चाहो तो पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। बहुत सारे एलिगेशंस उन्होंने लगा के रखे हुए, और जैसे ही ये खबर सामने आ गई तो इमीडिएटली स्टॉक हम लोग को 8% तक नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अभी की स्थिति की बात करें तो नीचे लेवल से आप देख सकते हो रिकवरी कुछ हद तक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड अभी नेट गिरावट केवल 2% के आसपास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, इनके जो पोजीशन होते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो शॉर्ट करके यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है। जितना ये धीमे धीमे करके नीचे जाएगा, अभी तक की अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 6 महीने के हिसाब से लगातार यहाँ पे गिरा था, साल भर में अच्छा परफॉर्मेंस है, और उसके बाद लगातार नीचे आते देखने को मिल रहा था। अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इनका आगे की जर्नी कैसी रहेगी वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो उनका जो एक्यूरेसी लेवल है वो काफ़ी अच्छा अभी तक तो देखने को यहाँ पे मिला है। 100% तो नहीं है, बट स्टिल इस चीज़ के चलते वो एक पैनिक वाला माहौल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए शुरुआत ही हम लोग को काफ़ी बड़े गैप डाउन के साथ देखने को मिली थी, जहाँ पे स्टॉक 8% गिरा था।
वैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिली सुपर माइक्रो, ये कौन सी है, आईटी इंडस्ट्री में ही यहाँ पे काम करती है एंड अल्टीमेटली इनका हेडक्वार्टर भी हम लोग को अमेरिका में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली अभी ये रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल रही है, वहाँ पे क्या होता है वो एक देखने वाली बात रहेगी। अलग अलग चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की और भी यहाँ पे अभी फोकस रखना पड़ेगा कि क्या कोई वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते करके, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर दोस्तों, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की एक और रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल चुकी है। किसके अगेंस्ट, सीडीएसएल के अगेंस्ट। तो सीडीएसएल से रिलेटेड उन्होंने क्या बोला है भाई, उन्होंने तो पहले तो रेटिंग उनकी रिड्यूस यहाँ पे कर दिए। रीजन है वो बोलते हैं भाई काफ़ी हायर वैल्यूएशंस नजर आ रहे हैं, पोटेंशियल 14% डाउनसाइड यहाँ पे करंट लेवल से नजर यहाँ पे आ रहा है। तो 14% तो चलिए, इसके पहले जिस प्रकार के बड़े बड़े डाउनसाइड उन्होंने करके रखे उस हिसाब से 14% इतना तो कोई बड़ा नहीं लगेगा। बट क्यों किया है भाई डाउनसाइड, तो जैसे कि आपको बताया कि वो जो तेजी उन्होंने बताई है सीडीएसएल ने, वो सस्टेन नहीं रह पाएगी अकॉर्डिंग टू द आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। पहले उन्होंने बताया था कि होल्ड करके चलो करके, अभी कह रहे हैं कि अपने पोजीशंस को कट करके चलो, रिड्यूस करके चलो। ये यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बोला है, इसी को डाउनग्रेड कहना कहते हैं। सो पहले उन्होंने स्टॉक का जो टारगेट दिया था वो दिया था 1320 तक, वो उन्होंने कम करके 1118 तक यहाँ पे कर दिया। एंड जैसे आपको कैलकुलेट करके बता दिया, करंट क्लोजिंग प्राइस के लेवल के हिसाब से 14% का डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो उनका एक ही चीज़ यहाँ पे कहना है कि मार्केट अभी काफ़ी अच्छा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड आगे जाके अगर देखा गया तो मार्केट कंसोलिडेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कंसोलिडेट मतलब अभी ये तेजी, इसको बोलते हैं तेजी, ठीक है, इसको बोलते हैं गिरावट, ठीक है, इसको बोलते हैं तेजी, ठीक है। एंड उसके बाद ये देखो फ्लैट, मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। इस फेज में यहाँ पे उनका ये कहना है कि मार्केट आगे कंसोलिडेट होगा और ऐसा फेज अगर आ जाता है तो ऑब्वियसली मार्केट में बड़े प्लेयर्स, मतलब पार्टिसिपेशन कम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो उन्होंने बताया कि डिलीवरी बेस के हिसाब से इनकी अर्निंग होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड पहले तो हम लोगों को 26% तक का परफॉर्मेंस देखने को मिलता था, वो डिक्लाइन होकर 21% तक देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसलिए उनका ये मानना है कि आने वाले समय मार्केट कंसोलिडेट होने के चलते एंड ऑलरेडी इतना अच्छा कमाई होने के चलते और अर्निंग ग्रोथ नज़र उनको इतनी नहीं आती है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते उन्होंने सारा यहाँ पे ये रिपोर्ट निकाला है, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 14% तक का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है करके। वैसे आपका कहना है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।